गुड मॉर्निंग। आज हम आपकी हिस्ट्री का सेकंड सेक्शन लिवलीहुड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी पढ़ने जा रहे हैं। और इस लेसन में आज का इस पार्ट में जो आज हमारा लेसन है मेकिंग द ग्लोबल वर्ल्ड पार्ट टू आज हम करने जा रहे हैं। ओके, तो ये एनसीईआरटी बुक पेजेस हैं और इनका हम सॉल्यूशंस हम यहाँ ढूंढते जाएंगे और आई थिंक आपको इसका एक्सप्लेनेशन और सॉल्यूशंस बिल्कुल समझते क्लियर होता जाएगा। ओके, तो लेट्स स्टडी। पार्ट 1 में हमने जो देखा था, जो पढ़ा था, हमने ये देखा था कि कैसे द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, एक पूरे वैश्विक संसार का बनना किस तरह से धीरे धीरे कंप्लीट होता है, कैसे ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस पिछले 50 ईयर में, लास्ट 50 ईयर में कैसे कंप्लीट हुआ है, कैसे एक जगह से दूसरी जगह नॉलेज इधर से उधर सर्कुलेट हुई है, कैसे चीज़ें इधर से उधर मतलब बढ़ी हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हमने इसको पार्ट 1 में पढ़ा था। ओके, और पार्ट 1 में हमने ये भी देखा कि कैसे सिल्क रूट पूरे वर्ल्ड में फेमस रहा था। सिल्क रूट में कैसे एक जगह से दूसरी जगह लोग इधर उधर ट्रैवल करते थे, किस तरीके से सिल्क रूट जो है इंडिया से कनेक्ट होते हुए यूरोप और अफ्रीका और एशिया तक ये कनेक्टेड था पूरी तरह से। और लोग इधर से उधर न केवल गुड्स का एक्सचेंज कर रहे थे बल्कि आइडियाज़ भी इधर से उधर एक्सचेंज हो रहे थे। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि कैसे फूड ट्रैवल यानी कि अलग अलग प्रकार के भोजन इधर से उधर अलग अलग कॉन्टिनेंट में सर्कुलेट हो गए थे। और वास्को डी गामा ने जैसे इंडिया को डिस्कवर किया उसके बाद में 1498 में फिर ये चीज़ें काफ़ी प्रोग्रेस पे आ गई थी। जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में मैंने बताया था कि 1492 में वो अमेरिका को डिस्कवर कर लेता है। तो एक से एक जो है फिर फूड इधर से उधर जो है सर्कुलेट हुए थे। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है सोया, ग्राउंड नट, मेज़, टमाटो वगैरह जो इधर से उधर सर्कुलेट हुए थे, इनके बारे में हमने पढ़ा था। ओके, और आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 2 में कॉन्क्वेस्ट, डिजीज़ एंड द ट्रेड। ठीक है, कॉन्क्वेस्ट का मतलब होता है कब्जा करना, किसी जगह को ढूंढना और वहाँ कमज़ोर जो वहाँ के नेटिव्स होते हैं उनको कैप्चर कर लेना। और फिर कैप्चर करने के लिए जो अलग तरीके की बायोलॉजिकल वॉर लड़ी जाती है जिसमें डिजीज़ फैला दी जाती है और उस एरिया को कैप्चर कर लिया जाता है। इस तरह की बातें अब इस पार्ट में हम करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 2, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। ओके, तो देखिए जैसे कि इस पैराग्राफ में दिखाया गया है किस तरह से कब्जा करने के लिए ये लोग अलग अलग प्रकार की बीमारियां फैलाते थे और फिर उस एरिया पे कैप्चर करके उसको फिर ट्रेड की शुरुआत कर देते थे। तो देखिए इसमें फर्स्ट पैराग्राफ में दिखाया कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड धीरे धीरे ख़त्म होने लगा था, श्रैंक मतलब डूबने लगा था। 16वीं सेंचुरी के आसपास अलग अलग यूरोपियन सेलर सी रूट को ढूंढते हुए एशिया और वेस्टर्न ओशन से होते हुए अमेरिका तक पहुंच चुके थे। मतलब कि नए नए सी रूट्स ढूंढे जा रहे थे। जैसे पिछले वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि कैसे वास्को डी गामा एशिया में इंडिया तक पहुंच जाते हैं। 1498 में वो कालीकट के पोर्ट पर पहुंचे और कालीकट के पोर्ट पे पहुंचने के बाद उन्होंने वहाँ पर किस तरह से सी ट्रेड किया, उन्होंने वास्को डी गामा। ओके, ये ध्यान रखना, ये काफ़ी बार इसका क्वेश्चन आया है। और 1498 में इंडिया के कालीकट, ये भी ध्यान रखना कि कालीकट के पोर्ट पे ये आ गया था केरला में। उस समय केरला नहीं हुआ करता था, त्रावणकोर रियासत हुआ करती थी। और कालीकट के किंग जोमोरिन ने, ये भी ध्यान रखना कि कौन से किंग ने उनकी मदद की थी। पोर्तुगीज जो वास्को डी गामा थे जिनको वहाँ ट्रेड में हेल्प की गई थी, वो जोमोरिन थे। ठीक है, तो इस तरह से आप देखोगे कि अलग अलग टाइम में अलग अलग लोग इधर से उधर अलग अलग ओशन रूट से अलग अलग कॉन्टिनेंट को सर्च कर रहे थे। सर्च करने का मतलब है कि नए मार्केट के रूप में ढूंढ रहे थे। ओके, सेंचुरीज बीतती चली गई। कुछ सेंचुरीज पहले इंडियन ओशन भी एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेड के रूप में, एक बहुत ही बिजी ट्रेड रूट के रूप में, बहुत सारे गुड्स, बहुत सारे लोग, नॉलेज, कस्टम इधर से उधर लोग आते रहे हैं पानी के रास्ते से, यानी कि इंडियन ओशन के रूट को यूज़ करते हुए इधर से उधर पहुंचते रहे हैं। तो इस पैराग्राफ में हम ये समझेंगे कि कैसे एक जगह से दूसरी जगह लोग अपने ट्रेड रूट्स को ढूंढते हुए पहुंच गए थे। द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाज सेंट्रल टू फ्लो एंड क्रूशियल पॉइंट ऑफ देयर नेटवर्क। इंडियन जो भारतीय महाद्वीप है वो अपने बहुत ज़बरदस्त रूट के लिए और अपने ज़बरदस्त व्यापार के लिए माना जाता था। ओके, द एंट्री ऑफ यूरोपियंस, यानी यूरोपियन पीपल्स की एंट्री जो है एक्सपेंड हो रही थी, मतलब बढ़ रही थी। रीडायरेक्ट द सम ऑफ फ्लो ऑफ टुवार्ड यूरोपियंस, की यूरोपियंस के खिलाफ जो है धीरे धीरे उनका जो है
जो चीज़ें बढ़ रही थी, मतलब यूरोपियन लोग यहाँ पर आ रहे थे और अपने व्यापार को बढ़ा रहे थे, और यूरोप का जो व्यापार था वो एशिया और अफ्रीका की तरफ लगातार बढ़ता जा रहा था। ओके, अब देखिए, बिफोर इट्स डिस्कवरी, अमेरिका को ढूंढने से पहले हैड बीन कट ऑफ द रेगुलर कॉन्टैक्ट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर मिलियन ऑफ ईयर्स, मतलब लाखों साल तक जब तक अमेरिका और एशिया के इंडिया को नहीं ढूंढा गया था तब तक ये संसार बिल्कुल लाखों वर्षों से बिल्कुल अलग थलग था। लेकिन जब से अमेरिका को ढूंढा गया और इंडिया को ढूंढा गया, ये बिल्कुल एक दूसरे से कनेक्ट होता चला गया। बट फ्रॉम 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी से ही नई नई ज़मीनें, बड़ी बड़ी लैंड्स, अबंडेंट क्रॉप्स, ज़्यादा मात्रा में क्रॉप्स उगाए जाना, और मिनरल्स जो है ट्रांसफॉर्म होने लगे थे ट्रेड के रूप में, एक जगह से दूसरी जगह में इधर से उधर आने लगे थे, ट्रेड होने लगा था। प्रीसियस मेटल, मूल्यवान धातुएं, सिल्वर, चांदी, फ्रॉम माइनिंग लोकेटेड द प्रेजेंट डे पेरू एंड मैक्सिको, जो आज के दिन पेरू और मैक्सिको में काफ़ी फेमस मानी जाती है, वो अब यूरोपियन वेल्थ का हिस्सा हो चुकी थी, क्योंकि यूरोप की कंट्री धीरे धीरे पेरू, मैक्सिको और अदर कंट्रीज़, एशिया लगभग जो कंट्रीज़ हैं उनको वो कैप्चर करते जा रहे थे, और अपना सिल्क और अपना गोल्ड उधर वो रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए यूज़ करने लगे थे। तो यूरोप की वेल्थ का सबसे बड़ा रीज़न यही रहा कि उन्होंने अलग अलग एरिया को कैप्चर किया, एशिया जैसे बड़े बड़े कॉन्टिनेंट को कैप्चर किया और वहाँ के रिसोर्सेज का यूज़ किया। ओके, फिर 17th सेंचुरी में यूरोप, ठीक है, जो कि साउथ अमेरिका के लगभग जो उनकी वेल्थ थी, फेबल्ड वेल्थ, मतलब कि साउथ अमेरिका एक ज़बरदस्त एक वेल्थी एरिया माना जाता था, वहाँ पर बहुत सारे एक्सपेडिशन हुए, और अल्डोराडो जो गोल्ड सिटी थी उसको फिर पूरी तरह से कैप्चर किया गया, उसके ऊपर अटैक हुए, उसको ढूंढा गया और उसके बाद उसको कैप्चर कर लिया गया। अल्डोराडो जो कि सोने का शहर कहलाता था, ए फेबल्ड सिटी ऑफ गोल्ड, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही फेमस एरिया माना जाता था, जो उस समय कोई भी उसको कैप्चर करने की कोशिश कर सकता था। ठीक है, तो देखिए, पोर्तुगीज़ एंड स्पेनिश, पोर्तुगीज़ गवर्नमेंट के लोग और स्पेनिश गवर्नमेंट के लोग इस पे कब्जा करने के लिए आगे बढ़ते हैं। कॉलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका, और अमेरिका के अंदर कॉलोनाइजेशन करने की शुरुआत वो कर देते हैं। फिर मिड 16th सेंचुरी के आसपास ये चीज़ें काफ़ी तेज़ी से होने लगी। यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट, यूरोपियन जो जितने भी कंट्रीज़ थे वो अलग अलग जगह पर पहुंचने लगे। नॉट जस्ट ए रिजल्ट ऑफ सुपीरियर फायर पावर, न केवल उनको एक ताकतवर देश में कन्वर्ट करने लगे, इनफैक्ट इसकी बजाय मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ स्पेनिश एम्परर वाज नॉट द कन्वेंशनल मिलिट्री वेपन एट ऑल, इट वाज द जर्म सच एज स्मॉल पॉक्स दे हैड कैरिड फ्रॉम देयर पर्सन्स। ठीक है, मतलब कि न केवल स्पेनिश कंट्रीज़ अपने पावरफुल वेपन्स का वहाँ यूज़ करते हैं, बल्कि मैं तो ये कहूँ उन्होंने अपने वेपन्स का यूज़ ही नहीं किया, बल्कि वहाँ पर अमेरिका के लोगों को हराने के लिए उन्होंने जर्म्स का यूज़ किया। जर्म्स मतलब कि वो लोग बायोलॉजिकल वॉर लड़ने लगे थे, जैसे कि यहाँ पर बायोलॉजिकल वारफेयर का एक जिक्र किया गया है कि किसी एरिया को कैप्चर करने के लिए जब वहाँ पर अलग अलग तरह की बीमारियाँ फैला दी जाए और उस जगह को कमज़ोर करके उसको कैप्चर कर लिया जाए, तो इसे हम बायोलॉजिकल वॉर का नाम दे सकते हैं। जॉन विंट्रोप इस बात को डिस्क्राइब करता है, जो फर्स्ट गवर्नर जनरल मैसाचुसेट्स बे के हुआ करते थे, जो कि इंग्लैंड की एक कॉलोनी हुआ करती थी, उस जगह पर वो डिस्क्राइब करते हैं, लिखते हैं मई 1634 के आसपास। याद रखना, ये NTSC क्वेश्चन 100% हो सकता है, तो इसे हमें अच्छी तरह से समझ लेना है कि मई 1634 में स्मॉल पॉक्स के वायरस फैला दिए गए थे अमेरिका के अंदर, और अमेरिका के नेटिव्स के अंदर उनके बॉडी के अंदर लाल लाल पस हो जाती थी, जो कि बहुत ही बुरी तरह से उनकी डेथ बाद में होती थी। लाल लाल दाने हो जाते थे और लाल दाने होने के बाद पूरे बॉडी पर पस पड़ जाती थी। ये बीमारी जो स्मॉल पॉक्स की बीमारी थी बहुत भयंकर लेवल पे वहाँ फैल गई थी। अमेरिका के नेटिव्स को इसका कोई इलाज, कोई तोड़ समझ नहीं आता था। ठीक है, तो मैसाचुसेट्स बे का जो जॉन विंट्रोप है वो यही कहता है कि जो स्पेनिश लोगों ने और पोर्तुगीज़ लोगों ने जो यहाँ पर स्मॉल पॉक्स जो एक बीमारी फैलाकर जो बायोलॉजिकल वार शुरू की है, उससे अमेरिका के लोग बहुत बुरी तरह मर रहे हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं, वो आगे डिस्क्राइब कर रहा है जॉन विंट्रोप, ब्लेसिंग द कॉलोनिस्ट, कि यहाँ के जो कॉलोनिस्ट है, यहाँ के जो निवासी हैं, यहाँ के जो नेटिव्स हैं, लोकल्स हैं, वो सब डेथ के नज़दीक हैं, वो बिल्कुल मृत्यु के नज़दीक हैं। एज द लॉर्ड हैथ, कि भगवान उन्हें बचाए, क्लियर आउट ऑफ टाइटल वाट वी पोजेस, कि हम यूरोपियन लोग जो कि एक सभ्य होने का टाइटल अपने साथ लगाते हैं, आई थिंक वो हमें नहीं लगाना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। कि अगर यूरोपियन कंट्रीज़, पोर्तुगीज़ अमेरिका, पोर्तुगीज़ इंग्लैंड या फिर
जो स्पेनिश कंट्रीज़ हैं, स्पेनी कंट्रीज़ हैं, उनको अपने टाइटल, अपने नाम के आगे ये टाइटल हटा देना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इस तरह का एक ये इकोलॉजिकल इम्पीरियलिज्म में ये पूरा टॉपिक हमने समझा और कैसे जो है अमेरिका को कैप्चर कर लिया गया था। तो ये वही चीज़ें बात कर रहा है कि कैसे वहाँ पर जर्म्स यानी कि स्मॉल पॉक्स के वायरस फैला दिए गए थे, और बिकॉज देयर ऑफ लॉन्ग आइसोलेशन, कि वैसे तो अमेरिका के लोग काफ़ी टाइम तक अलग रहे थे, लेकिन बाद में जब अमेरिका के ओरिजिनल हैबिटेंट है नो इम्यूनिटी, जब उनके अंदर शरीर के अंदर इस तरह की इम्यूनिटी नहीं थी कि वो स्मॉल पॉक्स से लड़ सकें, इस डिजीज़ के ख़िलाफ़ लड़ना बड़ा मुश्किल वर्क था। स्मॉल पॉक्स डेडली किलर के रूप में पूरे कॉन्टिनेंट में फैल चुका था और वहाँ के लोग मर रहे थे। तो जैसे कि हेडिंग में स्टार्टिंग में दिखाया गया कि किस तरह से यूरोपियन कंट्रीज़ बीमारियाँ फैलाकर पूरे एरिया को कैप्चर कर लेंगे और फिर उस जगह को अपना मेन ट्रेड सेंटर बना देंगे। ठीक है, वो यहाँ पर फिर प्रूव हो जाती है कि कैसे स्पेनिश और पोर्तुगीज़ लोगों ने अमेरिका के अंदर इतनी भयंकर बायोलॉजिकल वार करके, इतनी भयंकर बीमारी फैलाकर किस तरह से बिना लड़े ही, बिना हथियार उठाए वहाँ के लोगों को हरा दिया था। ठीक है, आगे देखिए, वंस इंट्रोड्यूस स्प्रेड डीप इन द कॉन्टिनेंट, कि एक बार वो जब एरिया कैप्चर कर लेते तो पूरे एरिया में फैल जाते हैं। अहेड इवन द यूरोपियन रीचिंग देयर, कि वो पूरे एरिया में फैल चुके थे। इट किल्ड एंड डिसेमेटेड वोल कम्युनिटीज़, उन्होंने लगभग सभी समुदाय के लोगों को कैप्चर किया। पेविंग द वे ऑफ कॉन्टेस्ट, और लगभग सभी एरिया पे अपना कब्जा जमा लिया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने चीज़ें कर दिखाई है। और इसी पेज पर हम फिगर नंबर 4 भी, जो पिछली वीडियो में डिस्कशन कर चुके थे, आप इसको एक बार फिर देख लीजिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये एक आयरिश पोटैटो फेमाइन का एक पूरा सीन दिखाया गया है कि आयरलैंड में कैसे पोटैटो जो एक मुख्य फसल हुआ करती थी, वो जब बर्बाद हुई 1849 में, तो वहाँ बहुत सारे लोग भूख से मर रहे थे और एक तरह से देखा जाए तो उनके लिए कोई वहाँ पर न्यू ऑप्शन नहीं था। हंग्री चिल्ड्रन डिगिंग द पोटैटोज़, भूखे बच्चे कैसे पोटैटो को ज़मीन से ढूंढ रहे हैं। इन द फील्ड दैट हैड ऑलरेडी बीन हार्वेस्टेड, जो कि पहले से ही वहाँ से वो फसल साफ़ कर ली गई है, फिर भी भूख के मारे ये बच्चे किस तरह से इन पोटैटोज़ को ढूंढ कर निकाल रहे हैं और अपनी भूख का इलाज कर रहे हैं। ठीक है, देखिए बहुत बुरी हालात यहाँ पर हुई थी आयरलैंड में। और ड्यूरिंग द ग्रेट आयरिश पोटैटो फेमाइन, की 1845 से 1849 के बीच में जो पोटैटो फेमाइन आया था, यानी कि पोटैटो की फसल बर्बाद हुई और वहाँ पर अकाल पड़ा, इसका ये सीन जिसमें 10 लाख के लगभग लोग, लगभग 1 मिलियन के लगभग लोग यहाँ भूख से मारे गए आयरलैंड के अंदर, और धीरे धीरे ये बड़ी क्रिटिकल कंडीशन होती चली गई थी। ओके, तो देखिए इस तरह से हमने इस पेज में समझा कि किस तरह से अलग अलग देशों ने एरिया कैप्चर करने के लिए किस तरह के गलत तरीके अपनाए और अमेरिका जैसे पावरफुल कंट्री को, अमेरिका जैसे एक अलग ही सेपरेट कॉन्टिनेंट को किस तरह से वो कैप्चर कर लेते हैं। ओके, अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पे दिखाया गया है कि देखिए ये बताया गया कि बायोलॉजिकल वार में जिस तरह के वेपन यूज़ किए गए थे, ठीक है, वो बड़े अलग थे। यहाँ का बताया जा रहा है कि गन कुड बी ब्रोट और कैप्चर्ड। गन तो जो बंदूकें से अगर लड़ाई लड़ी जाए तो उसको तो छीना भी जा सकता है, टर्न अगेंस्ट इन्वेंडर, और उसको यूज़ किया जा सकता है अटैकर्स के ऊपर। लेकिन इस तरह की बीमारी को क्या हो, अमेरिका के लोगों को तो स्मॉल पॉक्स के बारे में कुछ पता भी नहीं था। और फिर जो कब्जा करने वाले लोग जो इस चीज़ को लेकर आए थे, तो वो जैसे गन को छीन के हम उनके ऊपर लगा सकते हैं, उनको मार सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो ये चीज़ें बिल्कुल उल्टी थी। जो कब्जा करने वाले लोग थे स्पेनिश, तो वो तो मतलब लोगों के इम्यून सिस्टम पे अटैक कर रहे थे। अमेरिका को कैप्चर करने के लिए वहाँ का इम्यून सिस्टम कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही थी। 19वीं सेंचुरी तक पॉवर्टी एंड हंगर मतलब कि गरीबी और भूख बहुत बुरे लेवल पे जो है यूरोप के अंदर धीरे धीरे मतलब कि एक माहौल बनने लगा 18वीं सेंचुरी में। सिटी वर ओवर क्राउडेड। ये सब कैसे हुआ, क्योंकि मैंने बताया था कि गांव के अंदर से जब से मतलब लोग बेरोज़गार होने लगे, शहरों में नई नई मशीनें लगने लगी। इंग्लैंड के अंदर 1730 में मशीनें आई, ठीक है, और सिटीज़ ओवर क्राउडेड होने लगी। एक तरह से पूरी शहर के शहर जो है भीड़ से भरने लगे। तो ये बहुत अलग था। डेडली डिजीज़, जो मौत देने वाली बीमारियां हैं, वो पूरी तरह से चारों तरफ फैल रही थी।
रिलीजियस कन्फ्लिक्ट वहाँ कॉमनली देखने को मिल रहे थे। रिलीजियस डिसेंटर्स वर प्रोसिक्यूटेड, जो रिलीजियस डिसेंटर्स होते थे, जो धर्म को नहीं मानने वाले लोग थे, उनको सरेआम फांसी पर चढ़ाया जा रहा था। ठीक है। थाउजेंड्स देयरफॉर फ्लीड यूरोप फॉर अमेरिका, और हज़ारों लोग यूरोप छोड़कर अमेरिका जा रहे थे। हेयर बाई 18th सेंचुरी तक प्लांटेशन वर्कर भी स्लेव्स के रूप में कैप्चर्ड होकर वहाँ जो है पहुँचाए गए, अफ्रीका से भी लाए गए, कॉटन और शुगर के प्लांटेशन में उनको लगाया गया और यूरोप के मार्केट में वो सेल होने लगे। तो पहले डिसेंटर्स के बारे में देख लीजिए। डिसेंटर का मतलब क्या है यहाँ पे, वन हु रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट द इस्टैब्लिश बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस। ये डिसेंटर का मतलब यहाँ पर उन प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर से है, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर्स, ठीक है, जो उस समय कैथोलिक चर्च की बनाई हुई बातों को नहीं मान रहे थे। कैथोलिक चर्च उनकी बातों को नहीं मान रहे थे, जिसमें मार्टिन लूथर जैसे लोगों का नाम आता है। मार्टिन लूथर, ठीक है, उन्होंने जो है चर्च के नियमों को नहीं माना और चर्च ने जो रूल बनाए थे उसको वो बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं थे। तो ऐसे लोग जो कि चर्च के बनाए हुए नियमों को पालन ना करें, उनको हम डिसेंटर्स कह सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, अलग अलग जगह से लोग आ रहे थे, इकट्ठे हो रहे थे यूरोप के अंदर। जब बहुत बुरी तरह से हंगर और पॉवर्टी फैल गई तो लोग अमेरिका के लिए निकलने पड़े। अमेरिका के लिए निकलते हुए अमेरिका और अफ्रीका के लिए निकल पड़े। अनटिल द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के आसपास, चाइना एंड इंडिया वर अमोंग द वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्रीज़। उस समय तक 18वीं शताब्दी तक चाइना और इंडिया दुनिया के सबसे रिच कंट्री माने जाते थे। दे आल्सो प्री इमिनेंट इन एशियन ट्रेड, और वो एशिया के ट्रेड में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते थे। 15th सेंचुरी के आसपास चाइना इज सेड हैड टू रिस्ट्रिक्ट ओवरसीज़ कॉन्टैक्ट, और 15th सेंचुरी से ही चाइना अब ओवरसीज़ कॉन्टैक्ट नहीं रखने लगा था। रिट्रेटेड आइसोलेशन, और वो अलग थलग रहने लगे। चाइना रिड्यूस द रोल एंड राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ अमेरिका, ठीक है, उन्होंने अमेरिका के ट्रेड और यूरोप के ट्रेड में से अपना रोल हटा दिया था लगभग, और मूव्ड सेंटर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड वेस्टवर्ड, और वो वेस्ट के जो कंट्रीज़ थे उनमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगे थे। यूरोप नाउ इमर्ज एट द सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, और यूरोप अब इस समय वर्ल्ड ट्रेड का एक तरह से सेंटर बनने लगा था। ओके, तो देखा हमने इस लेसन में कि किस तरह से पावरफुल कंट्रीज़ जो वीक कंट्रीज़ होते हैं उनको डिस्कवर करते हैं पहले, फिर उनके बाद कैप्चर कर लेते हैं और धीरे धीरे उनका पूरा एरिया सारा का सारा कैप्चर करने के बाद अपने पास ले लेते हैं। ठीक है। तो पार्ट नंबर 2 में आज हमने ये पूरा समझ लिया है, और आई थिंक आपको पार्ट नंबर 2 में बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, और जहाँ तक मेरा आइडिया है आपको इसमें से बहुत सारी चीज़ें याद भी हो जाएंगी। ठीक है। पार्ट नंबर 2 में ही आगे हम पढ़ने जा रहे हैं 19th सेंचुरी, जो 1815 से 1914 के बीच में रहा। तो इसमें काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं, और 19th सेंचुरी के आसपास पूरा वर्ल्ड नई शेप ले रहा था। बहुत सारे 19th सेंचुरी में इकोनॉमिक चेंजेस देखने को मिले। पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते हुए सोसाइटी में ट्रांसफॉर्मेशन होने लगा, और सोसाइटी रीशेप लेने लगी। धीरे धीरे चीज़ें बदल रही थी। जो नए अर्थशास्त्री थे उन चीज़ों को, 3 तरह की चीज़ों को पहचान रहे थे। 3 टाइप ऑफ मूवमेंट्स का जो फ्लो था वो समझ आ रहा था सभी को, जिसमें इंटरनेशनल लेवल पे इकोनॉमी एक्सचेंज देखने को मिला। द फर्स्ट फ्लो ऑफ ट्रेड, जो कि पहले टाइप की मूवमेंट थी। फर्स्ट फ्लो जो ट्रेड का था वो बहुत ही अलग, बहुत ही ज़बरदस्त था, जो 19th सेंचुरी में देखने को मिला। ठीक है। लार्जली ट्रेड इन गुड्स, चीज़ों के अंदर व्यापार हो रहा था। कॉटन्स और व्हीट के अंदर बड़े लेवल पे व्यापार चल रहा था। तो एक पहला जो फ्लो था वो ट्रेड का फ्लो था। सेकंड फ्लो वो देखा गया वो लेबर का फ्लो था, कि जैसे जैसे ट्रेड बढ़ने लगा, जैसे जैसे कॉलोनीज़ को ये लोग कैप्चर करते चले गए, तो फिर दूसरा फ्लो लेबर का हुआ, जो इधर उधर से खरीद कर, स्लेव ट्रेड के थ्रू खरीद कर एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँचाए जा रहे थे। लोग उससे माइग्रेशन भी कर रहे थे, इधर से उधर माइग्रेशन भी लोग कर रहे थे। ठीक है। थर्ड फ्लो जो इस मोमेंट में बहुत ही पावरफुल रहा वो कैपिटल का फ्लो था, मतलब कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लॉन्ग डिस्टेंस में होने लगे थे, मतलब कि बड़े बड़े लेवल पे
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब अलग अलग कंट्रीज़ में होने लगे थे। तो 3 टाइप का जो इन्वेस्टमेंट 19th सेंचुरी में बहुत बड़े लेवल पे हो चुका था, जिससे पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल चेंज काफ़ी आए। पहला चेंज मैंने बताया कि ट्रेड में हुआ, ट्रेड इन गुड्स। दूसरा चेंज यहाँ फ्लो ऑफ लेबर, और तीसरा चेंज फ्लो ऑफ कैपिटल। फ्लो ऑफ कैपिटल में हुआ, लोग इधर उधर शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने लग रहे थे, अलग अलग कंट्रीज़ में, कॉलोनीज़ में वो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। ओके, ऑल 3 फ्लो क्लोजली इंटरवोवन एंड अफेक्टेड पीपल्स। ये तीनों ही प्रकार के जो ट्रेड थे आपस में एक दूसरे की लाइफ को इफ़ेक्ट करते हैं मोर डीपली नाउ देन एवर बिफोर, जो ऐसा कभी पहले नहीं हुआ था। इंटरकनेक्शंस कुड समटाइम बी ब्रोकन, अगर इंटरकनेक्शन कभी कभी टूट भी जाता था तो लेबर माइग्रेशन जो है कई जगह पर रिस्ट्रिक्ट भी किए गए थे चीज़ों का। कैपिटल फ्लो भी कहीं पर रिस्ट्रिक्ट हुआ, जैसे कि चाइना के अंदर रिस्ट्रिक्ट हो गया था, चाइना के लोग नहीं आने दे रहे थे लोगों को। येट हेल्प अस अंडरस्टैंड द 19th सेंचुरी, द वर्ल्ड इकोनॉमी, जो पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी है उसको समझने में और उसको उस 3 टाइप ऑफ फ्लो को समझने में हमारी काफ़ी मदद करेगा। तो पार्ट नंबर 3 में हम इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। आई थिंक पार्ट नंबर 2 आपको क्लियर जो चीज़ें मैंने बताई समझ आ गई होंगी, ज़्यादा टफ नहीं है, बस ये समझने की ज़रूरत है कि कैसे नई कॉलोनीज़ कैप्चर की गई थी। ठीक है।